देश में लॉकडाउन 14 और दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। ये देशबंदी का चौथा फेज होगा जो आज से शुरू हो रहा है और ये 31 मई तक रहने वाला होगा। लॉकडाउन का तीसरा फेज खत्म होने से करीब 6 घंटे पहले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए ने केंद्र सरकार और राज्यों को देशबंदी जारी रखने के निर्देश दिए। इसके बाद गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी। लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ने के साथ ही 125 करोड़ की आबादी अब लगातार 68 दिन तक बंदिशों में रहेगी। तो 14 दिन के लिए लॉकडाउन 4.0 लागू हो गया है आज से, जो 31 मई तक रहेगा। तो क्या कुछ चीजें खुली रहेंगी, क्या कुछ चीजें बंद रहेंगी, वो आपको बताते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स भी हैं। धार्मिक संस्थानों को खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक समारोह पर प्रतिबंध जारी रहेगा। स्टेडियम खुले रहेंगे लेकिन वहां पर दर्शक नहीं होंगे। सिनेमा हॉल खुले रहेंगे। होटल और बार बंद रहेंगे। तो क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा, वो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मेरे लेफ्ट आप खुली हुई चीजों की लिस्ट देख पा रहे हैं। स्टेडियम बिना दर्शकों के खुले रहेंगे। बंद विमान, रेल और मेट्रो बंद रहेंगी। पान गुटखा बिकेगा, जी हां, और स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट खुले रहेंगे, उनमें होम डिलीवरी की ऑप्शन होगी। सिनेमा हॉल, होटल और बार बंद रहेंगे। पान गुटखा बिकने पर इजाजत मिल गई है लेकिन विमान, रेल और मेट्रो बंद रहेगी। लॉकडाउन 4.0 में कहां-कहां राहत नहीं दी गई है वो आपको बताते हैं। देश के 30 म्युनिसिपल इलाकों में 80% कोरोना केस हैं। 12 राज्यों में 30 म्युनिसिपल इलाकों की पहचान हुई है। उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, अमृतसर, दिल्ली, आगरा, मेरठ, इंदौर, भोपाल, बृहन-मुंबई, ठाणे, नासिक, पुणे, पालघर, सोलापुर, औरंगाबाद, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, कोलकाता, हावड़ा, बरहमपुर, ग्रेटर हैदराबाद, ग्रेटर चेन्नई, तिरुवल्लुपुर, कुडालोर, चेंगलपड्डू, अरियालूर, कुर्नूल, विल्लुपुरम। तो ये 30 म्युनिसिपल इलाके हैं 12 राज्यों के जहां पे 80% कोरोना के मामले हैं। यहां पर बिल्कुल राहत नहीं दी गई है। चलिए आपको दिखाते हैं कब कब लॉकडाउन का विस्तार किया गया। सबसे पहले देखिए 24 मार्च को पहली बार लॉकडाउन का ऐलान किया गया जो 21 दिन का चला। उसके बाद 15 अप्रैल से लॉकडाउन 2.0 लागू किया गया जो 19 दिन का था। 4 मई से लॉकडाउन 3.0 लागू कर दिया गया जो 14 दिन का था। और अब आज से यानी 18 मई से लॉकडाउन 4.0 लागू कर दिया गया है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद गहलोत सरकार ने प्रदेश में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। लॉकडाउन पर राज्य की गाइडलाइन आज जारी होगी। सीएम निवास पर लॉकडाउन 4 को लेकर हुई बैठक में इस पर फैसला किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि श्रमिकों और उनके परिजनों का अपने घर लौटने के लिए सैकड़ों किलोमीटर धूप में पैदल चलना बेहद तकलीफदेह है। राज्य सरकार इस पीड़ा से उन्हें राहत देने के लिए श्रमिक स्पेशल बसें चलाएगी। गहलोत ने निर्देश दिए हैं कि रोडवेज इसके लिए बसें तैयार रखे। राज्यों से सहमति प्राप्त कर श्रमिकों को निःशुल्क लाने ले जाने के लिए ये विशेष बसें चलाई जाएंगी। प्रवासी मजदूरों के लिए सीएम का ये बड़ा फैसला, ये बड़ा ऐलान। राजस्थान सरकार श्रमिक स्पेशल बसें चलाएगी।
राजस्थान सरकार श्रमिकों के लिए स्पेशल बसें चलाएगी। रोडवेज बसें मजदूरों को अपने घर पहुंचाएंगी। इसके लिए सीएम अशोक गहलोत ने आदेश जारी कर दिए हैं, निर्देश जारी कर दिए हैं। रोडवेज को बसें तैयार रखने के आदेश जारी किए गए हैं। ये बसें श्रमिकों को उनके घर पहुंचाएंगी। जो लोग अपने घरों से दूर हैं, दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, यानी राजस्थान में जो श्रमिक मौजूद हैं, उन्हें अपने घर तक रोडवेज की बसें पहुंचाएंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार वो हर संभव प्रयास करेगी जिससे भर्तियां समय पर पूरी हों और अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए इंतजार न करना पड़े। सीएम ने कहा कि जो भर्तियां अदालतों में लंबित हैं, उनमें प्रभावी पैरवी कर ऐसे प्रयास किए जाएं जिससे लंबित भर्ती प्रक्रिया दोबारा शुरू हो सके। सीएम गहलोत ने कहा कि भर्तियों के न्यायिक वादों में उलझने के कारण नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ता है, जिससे उनके मनोबल पर विपरीत असर पड़ता है और उनमें व्यवस्था के प्रति नकारात्मक सोच पैदा होती है। जयपुर जेल में फूटे कोरोना बम पर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा आदेश दिया है। अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि आरोपी का पहले कोरोना टेस्ट करवाया जाए और उसके नेगेटिव आने पर ही उसे पुलिस या जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए। अदालत ने मामले की गंभीरता को समझते हुए छुट्टी के दिन रविवार को सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और न्यायाधीश अशोक गौड़ ने ये आदेश सीजे निवास पर लगी विशेष खंडपीठ में सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता एमएस सिंघवी वीसी के जरिए जुड़े, जबकि एसीएस होम राजीव स्वरूप और डीजी जेल एनआरके रेड्डी व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। राशन लोगों तक पहुंचे, पर्याप्त मात्रा में आर्थिक सहायता पहुंचे, लोगों की पेंशन समय पे लोगों को मिल जाए और जो छूट गए हैं लोग, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत कवरेज में नहीं आ रहे हैं, उन लोगों को भी छांटा जा रहा है। चाहे वो डेस्टिट्यूट्स हो, चाहे और हों, बाल काटने वाले लोग हों, कपड़ा धोने वाले लोग हों, रिक्शा चलाने वाले लोग हों, चाहे ऑटो रिक्शा चलाने वाले लोग हों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में काम करने वाले लोग हों, होटल में वेटर का काम करने वाले, ऐसी कैटेगरी बनाई जा रही है जिसमें बारीकी से उस हर आदमी को आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि उसको किसी न किसी रूप में महामारी के इस दौर में जब उसकी आय का स्रोत खत्म हो गया, उसको सरकार उसके साथ खड़ी रहे, उसको हम राशन पहुंचा सकें, उसको आर्थिक सहायता मिले। इस बात का बारीकी से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ध्यान रखा जाए। राहुल गांधी के मजदूरों से मिलने को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ड्रामेबाजी बताया था। सीएम अशोक गहलोत ने कड़ा पलटवार किया है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा सीएम अशोक गहलोत ने। राहुल गांधी अपनी बात कहते हैं तो किसी को बुरा माने, झूठ क्या है। राजनीति में, डेमोक्रेसी में ऐसे कमेंट आते हैं तो बाकी लोग भी प्रेरणा देते हैं, बाकी लोग भी अपने अपने तरीके से इमदाद करते हैं। जैसे अभी भामा साहब ने दानदाताओं ने कोई कमी नहीं रखी। पूरे मुल्क के अंदर जिस रूप में लोगों ने आगे आकर के इमदाद करी है गरीबों की, मजदूरों की, असहाय लोगों की, वो तारीफ़ काबिल है। दुनिया जानती है कि इस देश के अंदर पक्ष विपक्ष मिलके इस लड़ाई को, जंग को लड़ रहे हैं। ऐसे वक्त में अनावश्यक जिस रूप में वित्त मंत्री ने कमेंट किए हैं और तो और सोनिया गांधी जी के बारे में जो शब्द काम लिए गए हैं, मैं समझता हूँ कि ये उनके बुखलाहट का परिचायक है। वो सहन नहीं कर पा रहे हैं जिस प्रकार की भूमिका सोनिया गांधी की और राहुल गांधी की रही है इस पूरे जंग के दौरान में, और जिस प्रकार लोगों ने वेलकम किया उनके सलाह को, उनकी कमेंट्स को, उनकी अप्रोच को, उससे बुखला करके मैं समझता हूँ कि वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से ये कमेंट करवाए गए हैं। चलिए ब्रेक के बाद अब जानते हैं देश में कोरोना का अपडेट। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 90,000 के पार पहुंच गई है। देश में कोरोना से 2,872 लोगों की मौत हो चुकी है। इलाज के बाद 34,109 पॉजिटिव मरीज स्वस्थ हो गए हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 30,706 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। वहीं 1,135 मौतें सामने आ चुकी हैं। दिल्ली में कोरोना के 9,333 मरीज सामने आए हैं, जबकि 129 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में कोरोना के 10,988 मरीज रिपोर्ट किए जा चुके हैं। वहीं 625 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है।
चलिए वहीं अगर प्रदेश की बात करें यानी राजस्थान की बात करें तो प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 5202 हो गई है। प्रदेश में रविवार को 242 नए केस सामने आए। प्रदेश में कोरोना से अब तक 131 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। जयपुर जेल में 143 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। प्रदेश में प्रवासी पॉजिटिव मरीजों की संख्या 409 है। अगर कुल संख्या की बात करें एक्टिव केसेस की तो प्रदेश में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 1963 है, जबकि 5202 में से 3055 की रिपोर्ट नेगेटिव भी हुई है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स हैं। ग्राफिक्स के जरिए आप आंकड़े देख पा रहे हैं। कुल केस देखिए 5202, एक्टिव केसेस की संख्या 2016, ठीक होने वालों का आंकड़ा 2655 और मौत का आंकड़ा 131। और जिलेवार बात की जाए तो आंकड़े क्या कुछ कहते हैं वो मैप के जरिए देखते हैं। जयपुर में आंकड़ा देखिए 1576, जोधपुर में 1036, उदयपुर में 380, कोटा में 324, अजमेर में 255, नागौर में 172, चित्तौड़गढ़ में 154, टोंक में 147, भरतपुर में 123 और पाली में यह आंकड़ा 128 है। लॉकडाउन को लगे 1.5 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है। इसी संकट काल में हर कोई घर में कैद है, मगर सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना उन लोगों को करना पड़ा जिनके परिजनों की लॉकडाउन में मौत हो गई। रोडवेज, ट्रेन और दूसरे निजी साधनों के आवागमन पर रोक की वजह से ये लोग अपने परिजनों की अस्थियों का विसर्जन भी नहीं कर पाए। मगर रविवार को विधायक अशोक लाहौटी की पहल पर सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के 27 परिवारों को अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार जाने का मौका मिला। हिंदू मान्यताओं में अस्थि विसर्जन का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। हमारी वैदिक और सनातन रीति नीति में भी यही माना गया है। लॉकडाउन के दौरान सांगानेर विधानसभा के सैकड़ों परिवारों में, जिनके परिवारों में कोई न कोई स्वर्गवास हो गया था और इस दुख की घड़ी में वो लोग वहाँ पर अस्थि विसर्जन नहीं कर पाए थे, ये हमारा पूरा परिवार है। इसलिए मुझे ध्यान में आया कि इन सबका अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम जल्द से जल्द होना चाहिए। मैंने वहाँ के उत्तराखंड के मंत्री मदन कौशिक जी से बात की, राजस्थान सरकार से बात की और सांगानेर विधानसभा की पहली बस आज इस यात्रा अस्थि विसर्जन यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर जहां जमीन पर योद्धा जंग लड़ रहे हैं, वहीं पानी में कोरोना के खिलाफ एक टीम पिछले 1 महीने से मोर्चे पर डटी है। बता रहे हैं संवाददाता शाकिर अली। अब तक आपने अस्पताल और सड़कों पर जरूरतमंदों की मदद करते या अस्पतालों में चिकित्सकों द्वारा रोगियों की मदद करते, रोगियों का इलाज करते हुए कोरोना योद्धाओं को देखा होगा। लेकिन आज हम जो कोरोना योद्धाओं से आपको मिलवा रहे हैं वो अपनी ड्यूटी पानी में दे रहे हैं, यानी नदी पर इनकी ड्यूटी है। कोरोना संक्रमण के दौरान कोई नदी पार करके दूसरे क्षेत्र में ना चला जाए, क्योंकि एक पूरा हिस्सा हॉट स्पॉट है। ये कोटा का पुराना शहर का इलाका है और ये हॉट स्पॉट बना हुआ है। मकबरा थाना, कोतवाली और केतुनी पोल जो इलाका है वो हॉट स्पॉट बना हुआ है। ऐसे में नदी का दूसरा हिस्सा जो है कुनाड़ी क्षेत्र का, वहाँ पर कोरोना का संक्रमण ना हो, इसके लिए एसडीआरएफ के जवान पिछले 1 महीने से नदी में ड्यूटी दे रहे हैं ताकि लोग नदी पार करके उस इलाके में ना जाएं। गर्मी भी जो है भीषण अब होने लगी है, लेकिन ये टीम मुस्तैदी से जुटी हुई है। ये योद्धा मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। बात करने की भी कोशिश करते हैं। अशोक जी, अब गर्मी बहुत पड़ने लगी है, दिक्कत आने लगी है आप लोगों को भी? दिक्कत आती है। गर्मी का टेम्परेचर 45 डिग्री जा रहा है। हम लोग सब गर्मी पर नौकरी है, इस वजह से हमें करना पड़ता है और कोरोना फैले नहीं, इसके बचाव के लिए हम लोग क्या ड्यूटी रहती है आप लोगों की? हम लोगों की ड्यूटी होती है कि नदी पार से कोई आदमी न निकल जाए, कोरोना हॉट स्पॉट से कोई आदमी उधर क्रॉस नहीं हो जाए। लोगों को जागरूक भी करते हैं आप? बिल्कुल, लोगों को भगाते हैं हम, यहाँ से जागरूक करते हैं। कहते हैं भैया इधर से उधर पार मत हो, कोई भी पानी के किनारे मत आओ, डिस्टेंस बनाए रखो। कभी सोचा था इस तरह की भी ड्यूटी होगी, क्योंकि आप लोगों की ड्यूटी ज़्यादातर नदी पर दूसरे कामों के लिए लगा करती है? नहीं सर, कभी ऐसा नहीं सोचा था कि कभी ऐसे गश्त भी करनी पड़ेगी। हमने पहले ड्यूटियाँ वैसे पिछले 3-4 साल से काम कर रहे हैं, तो रेस्क्यू काम ही किया है, रेस्क्यू से संबंधित ही। पर ऐसे सर पहली बार ऐसा आया है कल की हमें मतलब रेगुलर ऐसे गश्त करनी पड़ रही है। पर सर दुनिया के सामने ऐसी मुसीबत है तो वो तो ड्यूटी तो करनी पड़ेगी, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है सर। हम अपनी पूरा प्रयास कर रहे हैं हमारी ड्यूटी और कोरोना से जंग जीतने की, कि भाई सब कुछ अच्छा हो, हम अपने कार्य में पूर्ण रूप से
अच्छी रुचि से लगे हुए हैं। कैमरा पर्सन मुकेश शाकेवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। कोरोना के संक्रमण के दौर में रेतीले बाड़मेर में रविवार की शाम जबरदस्त आंधी के नाम रही। जैसलमेर की तरफ से आई आंधी के साथ रेत के गुब्बार की वजह से जीरो विजिबिलिटी के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। आंधी और तेज हवा के चलते विद्युत की सप्लाई पूरे शहर में काट दी गई। वहीं सड़कों पर चलने वाले वाहनों को दिन में हेडलाइट ऑन करनी पड़ी। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए न्यूज़ 18।